गर्ल्स बेगिन गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स स्कूल जाना स्टार्ट कर देती हैं। इसके पहले हमने क्या देखा कि विडोज की लाइफ चेंज होती है, यानी अभी हम देख रहे हैं वुमेन्स की लाइफ किस प्रकार से चेंज होती है। हमने फिर पहले देखा कि विडोज की लाइफ चेंज होती है। अभी उसको एक्सेस नहीं था किसका, एजुकेशन का, यानी वो एजुकेशन नहीं ले पाती थी। अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देती हैं। मनी अदर रिफॉर्मर्स फेल दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स का मानना था दोस्तों कि वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उनको एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। इनका क्या मानना था कि आज के टाइम में अभी हम हैं, यानी जो रिफॉर्मर थे ये सोचते थे कि आज के टाइम में हम हैं, हम इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम इनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। कल का अगर हम नहीं रहे तो फिर कल का हम अगर नहीं रहेंगे, जो समाज है, जो मेंस लोग हैं, फिर इनके साथ वही बर्ताव करने लगेंगे, इनको एजुकेशन नहीं लेने देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम इनको एजुकेट कर दें, यानी कि इनको इनको जो है एजुकेशन के लिए एक्सेस कर दें, ताकि ये एजुकेशन ले सके, यानी कि एक पढ़ लिख लेंगी, ये अपने लिए खुद ही जो है कि स्टैंड हो सकती हैं। यानी कि इनके साथ समाज जो भी अगर कुछ भी गलत इनके साथ होगा, ये आवाज उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। इसलिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स का मानना था कि वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गर्ल्स को एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर इन बॉम्बे सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स। तो इसलिए इसी सोच को रखते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कलकत्ता में और अदर रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन कर दिए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, तो जब पहला स्कूल गर्ल्स के लिए मिड 19th सेंचुरी में ओपन हो रहा था, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा डर गए थे। अफ्रेड यानी कि डर गए थे। कौन लोग? मेंस लोग, जो ये चाहते थे कि जो वुमेन्स है उनको एजुकेशन नहीं लेना है गर्ल्स को। दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। अब बात आती है कि आखिर वो डरे क्यों थे? उन वे इसलिए डरे थे, उनका मानना था कि अब स्कूल, जब बच्ची जो गर्ल्स हैं स्कूल जाएंगी तो इससे वे घर से दूर जाएंगी, और दूसरा वे स्कूल्स की वजह से डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं करेंगी। पहले उनका मानना था कि जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है, यानी खाना बनाने का, बर्तन साफ करने का, ये सारा काम किसका होता है? गर्ल्स का होता है। तो उन लोगों का विचार था कि अगर ऐसा हुआ, यानी कि स्कूल का जाने लगी ये गर्ल्स, तो पहला तो वे घर से दूर जाएंगी, दूसरा डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं करेंगी। मोर ओवर, इसके अलावा क्या था, गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। एक तो दूसरा क्या हुआ कि स्कूल जाने के लिए जो गर्ल्स होती थी, अब किसी का घर यहाँ पे है गांव में, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, तो कुछ बीचेस में पब्लिक प्लेसेस होते थे, ठीक है, तो उनको पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरना पड़ता था। तो मैनी पीपल फेल दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो बहुत लोगों का मानना था इससे जो गर्ल्स है उनके ऊपर एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस पड़ेगा इसका, यानी करप्टिंग इन्फ्लुएंस यानी कि गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर वे पब्लिक प्लेस से होकर गुजरेंगे, इसका एक गलत प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले के लोग सोचते थे जो गर्ल्स हैं वो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले, ठीक है। दे फील दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। उनका मानना था कि गर्ल्स को पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए, यानी जो पब्लिक प्लेसेस है उनसे दूर रहना चाहिए। देयरफॉर इसलिए थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड। देखो, लिबरल फादर्स या हस्बैंड का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा, मतलब एक ऐसा फादर, जो किसी, मान लो कोई गर्ल है, उसका फादर जो कि यह चाहता तो है कि मेरी बेटी जो है वो पढ़े, बट यह नहीं चाहता मेरी बेटी जो है पब्लिक प्लेसेस से गुजरे, ठीक है। तो इसी प्रकार तो थ्रू आउट द 19th सेंचुरी क्या हुआ कि ज्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी, उनके लिबरल फादर और लिबरल हस्बैंड ने घर पे ही उनको पढ़ाया। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, कुछ टाइम जो वुमेन्स होती है वो खुद से ही पढ़ना सीखती है, मतलब खुद से ही पढ़ाई करती है। जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर में लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। हाँ, डू यू रिमेम्बर व्हाट यू रीड अबाउट राजसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर? क्या आपको याद है कि जो लास्ट ईयर हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में राजसुंदरी देवी की स्टोरी पढ़ा था? She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. Flickering light यानी टिमटिमाती लाइट, जैसे कि जो इसकी कैंडल की जो लाइट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक जो राजसुंदरी देवी थी वो चुपके से पढ़ना लिखना सीखी थी, मतलब कि चोरी छुपके, अपने घर वालों की चोरी छुपके वो पढ़ना लिखना सीखी थी। किसकी? कैंडल की लाइट में किचन में जाती थी, पढ़ाई करती थी, इसी प्रकार वो पढ़ना लिखना सीखी थी। द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी के बाद के ईयर्स में, ठीक है, अंतिम सालों में, कौन सी सेंचुरी के? 19th सेंचुरी के, स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों 19th सेंचुरी के बाद के सालों में गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए जा रहे थे, किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा पंजाब में ओपन किए जा रहे थे, और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के द्वारा।
इन अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड इन नॉर्थ इंडिया के अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड में वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। जो वुमेन थी वे कुरान को अरेबिक में पढ़ना जो है सीख रही थी। दे वर टॉट बाई वुमेन हु केम होम टू टीच। एक्चुअली दे वर टॉट बाई वुमेन, उनको पढ़ाने के लिए वुमेन जो थी घर पे ही आती, जो टीचर थी घर पे आती थी। जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड थे ये मतलब उनको बाहर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे, तो जो टीचर होती थी घर पे ही आके इनको पढ़ाती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे सबसे पहले जी कुछ देख लें, कुछ रिफॉर्मर जैसे मुमताज अली जैसे कुछ रिफॉर्मर्स ने कुरान के वर्सेस को यानी आयातों को फिर से री इंटरप्रेट किया, या लोगों को यह बताने के लिए कि वुमेन्स को भी एजुकेशन का अधिकार है। इस वर्ड को समझना, री इंटरप्रेटेड दिया है, इसका मतलब होता है हिंदी में पुनः व्याख्या करना। व्याख्या मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, हम जानते हैं, ठीक है। आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। हमने उसमें देखा था जब कंपनी दोस्तों नया एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लागू करने जाती है तो वो क्या करती है कि कई सारे ब्राह्मणों को बुलाते, यानी कई सारे लगभग 11 पंडित को बुलाती, 11 पंडितों को बुलाती है। जो धर्मशास्त्र था उसको, मतलब जो हिंदू लॉ था उसको कंपाइल करने को, उसका रियल में अर्थ जानने के लिए, ठीक है। ये 1775 में उसने जो है कि 11 पंडितों को बुलाया था। एक्चुअली इसको इस लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे री इंटरप्रिटेशन का मतलब समझिए, जो यहाँ पे दिया गया है कि री इंटरप्रेटेड, इन्होंने फिर से उसकी व्याख्या की, लोगों को बताया। इसलिए इसको क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे जो धर्म के, बोल सकते हो धर्म के जो ठेकेदार होते थे, सो कॉल कोई भी रिलीजन हुआ, उसके जो ठेकेदार होते थे वे क्या करते थे, जैसे इसमें पंडितों को क्या था, वो गलत व्याख्या बता देते थे, किसी एक वर्ड का वो गलत मीनिंग निकाल देते थे। तो अब इनको ऐसा नहीं था कि जैसे कि मुस्लिमों में या हिंदुओं में ऐसा नहीं था कि उनको पता ही नहीं था, अपने जो भी उनका धार्मिक ग्रंथ था, ऐसा नहीं था कि उनके बारे में उनको पता नहीं था, उनको पता तो था, बट जो उनको बताया था वो गलत बताया था। यानी कि उसको, इन लोगों को जो जिसने व्याख्या किया था वो गलत व्याख्या कर दिया था, यानी कि गलत इंटरप्रेट किया था। तो इसलिए मुमताज अली जैसे रिफॉर्मर्स ने क्या किया कि वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुरान की जो आयातें होती हैं, वर्सेस यानी कि आयातें होती हैं, उसको फिर से री इंटरप्रेट किया, यानी पुनः व्याख्या किया, लोगों को बताने के लिए कि इसमें हम जो कुरान है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया है कि एजुकेशन जो है वुमेन्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमने क्या समझ लिया कि पहले के जो लोग थे, पहले के लोग जैसे जो रिलीजन के ठेकेदार जो भी हो गए, वो गलत व्याख्या करते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि धार्मिक ग्रंथों का ही सहारा लिया, जो भी धार्मिक हॉली बुक्स जो भी थी। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल बिगन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। जो फर्स्ट उर्दू नॉवेल था वो कब लिखा जाना स्टार्ट हुआ, लेट 19th सेंचुरी थे। अमंग अदर थिंग, दूसरी चीजों के अलावा, दीज वर meant टू encourage वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि आखिर में नॉवेल क्यों लिखा गया था। देखो नॉवेल में बहुत सारी चीजें थी, इसके अलावा इसको इसलिए लिखा गया था ताकि जो औरतें हैं उनको इनकरेज किया जा रहा था कि वे रिलीजन के बारे में और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर 6 देख सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ हिंदू महिला विद्यालय 1875। when girls schools were first set up in the 19th century, जब गर्ल्स स्कूल पहली बार 19th century में ओपन हुए, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be less taxing than that for boys। तो दोस्तों तब लोगों का यह मानना था कि जो गर्ल्स की पढ़ाई है, जो उनकी स्टडी है, वह थोड़ा कम, उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट कम होना पड़ेगा। मतलब मतलब कहने का मतलब है कि उसमें जो स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी कि जो कठोरता होती है, उसमें कम, थोड़ा रूल्स, थोड़ा कम डिसिप्लिन, थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। The Hindu Mahila Vidyalaya was one of the first institution to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time। तो हमने अभी तक क्या देखा कि गर्ल्स की जो एजुकेशन होती है, बॉयज की एजुकेशन में थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। तो हिंदू महिला जो विद्यालय था स्टार्टिंग में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें कि वही एजुकेशन गर्ल्स को दी जाती थी जो कि बॉयज को दी जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, अब वुमेन्स जो थी वो वुमेन्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर देती हैं। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत से मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। तो दोस्तों 20th सेंचुरी के शुरुआत से भोपाल की बेगम जैसी मुस्लिम औरतें एजुकेशन को प्रमोट कर लिए, औरतों के बीच एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ही नोटेबल रोल प्ले किया है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए ओपन किया, कहाँ पे, अलीगढ़ में।
Another remarkable woman, Begum Ruqayya Shekhawat Hussain, started school for Muslim girls in Patna and Kolkata. जो दूसरी रिमार्केबल वुमेन थी जिनका नाम था बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, जिन्होंने की पटना और कलकत्ता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया। शी वॉज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज। वह एक कंजर्वेटिव आइडियाज की फियरलेस क्रिटिक थी, मतलब डरती नहीं थी। ठीक है, अब कंजर्वेटिव आइडियाज क्या होते हैं? कंजर्वेटिव को हिंदी में कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी यानी अपरिवर्तनवादी, जो कि परिवर्तन ना चाहता हो, जो कि चेंजेस ना चाहता हो, यानी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है वो बोलेगा हाँ यही सही है, वो चेंज नहीं चाहता हो। ठीक है, उसको हम कंजर्वेटिव आइडियाज बोलते हैं, नॉर्मली रूढ़िवादी। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इंफीरियर प्लेस टू वुमेन। तो इन्होंने क्या बोला, रुकैया शेखावत जी ने, इन्होंने बोला कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी फेथ का रिलीजन हो, उनके जो रिलीजियस लीडर्स है यानी जो धार्मिक लीडर्स है, वे औरतों को एक बहुत ही निचला दर्जा दिए हुए हैं, इंफीरियर प्लेस दिए हुए हैं। बाय द 1880s 1880 तक इंडियन वुमेन बेगन टू इंटर यूनिवर्सिटीज, यानी कि 1880s के आते तक जो इंडियन वुमेन थी वे अब यूनिवर्सिटीज में जाना स्टार्ट कर दिया, यानी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम बिकम टीचर्स। तो उन गर्ल्स में से कुछ तो डॉक्टर बनती है, कुछ टीचर्स बनती है। मैनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो दोस्तों उनमें से बहुत सारी वुमेन जो थी, सोसाइटी में जो वुमेन्स का प्लेस है, जो औरतों के लिए जो जगह है, उस पर अपने क्रिटिकल व्यूज लिखती हैं और उसको पब्लिश करती हैं। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना। एक वुमेन थी जिनका नाम था ताराबाई शिंदे, जो कि अपने घर पुणे पे ही उन्होंने पढ़ाई किया था। पब्लिश्ड अ बुक, एक बुक पब्लिश करती हैं। बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, यानी एक वुमेन और मेन के बीच में कंपैरिजन। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। इस बुक में उन्होंने मेंस और वुमेन, सोसाइटी में जो मेंस और वुमेन्स के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंस यानी सामाजिक जो डिफरेंस है, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, ये उनकी बुक का एक पार्ट है। उनकी बुक में लिखा गया है कि अगर जब एक वुमेन्स के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने बोला इज नॉट अ वुमेन्स लाइफ एज डियर टू हर एज योर्स इज टू यू। यू का मतलब यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है, पुरुष की बात, यानी कि मेंस की बात हो रही है। तो बोलते हैं क्या एक वुमेन की लाइफ उसके लिए उतनी ज्यादा प्यारी नहीं है जितना कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे लिए है। इट इज as if women are meant to be made of something different from men altogether, made from dust, from earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from the purest wool। आगे बोलती हैं कि ऐसा लगता है, इस बर्ताव से तो ऐसा लगता है कि वुमेन्स की जो 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 वुमेन्स की बॉडी होती है, वो पुरुषों की बॉडी अलग चीजों से बनी होती है, वुमेन्स की बॉडी अलग चीजों से बनी होती है। यानी कि आगे बोलते हैं कि वुमेन्स की बॉडी लगता है अर्थ से, जो डस्ट होता है धूल से, रॉक से या रस्टेड आयरन से बना होता है, और पुरुषों की जो बॉडी है वो प्योरेस्ट गोल्ड से बनी होती है। यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मीन। आगे बोलते हैं तुम पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। आई मीन वंस अ वुमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, मेरा मतलब जब किसी एक वुमेन्स के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, व्हाट इज इन स्टोर फॉर हर, उसके हस्बैंड उसका क्या मतलब उसके सोसाइटी वाले उसका क्या हासिल करते हैं। द बार्बर कम, मतलब जो बार्बर होता है, नाई आता है, उनके बाल पूरा शेव कर देता है, मतलब गंजा कर देता है। ठीक है, जस्ट टू कूल योर आइज, तुम आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे हस्बैंड की बात हो रही है जिसकी डेथ हो गई है। शी इज शट आउट फ्रॉम गोइंग टू वेडिंग। अब आगे बोलते हैं कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसको वेडिंग में यानी किसी की शादी में नहीं जाने दिया जाता, किसी रिसेप्शन में नहीं जाने दिया जाता, या किसी अदर ऑस्पिशियस जो ओकेशंस होते हैं उसमें भी नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, जहाँ पे कि अदर मैरिड वुमेन जाती है, यानी कि अगर किसी की शादी उसमें मैरिड वुमेन तो जाती थी, बट इनको नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, आखिर मेरे लिए इतना सब डिस्ट्रिक्शन क्यों है? बिकॉज हर हस्बैंड हैज डाइड, इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो अनलकी है कि या दुर्भाग्य जो है उसके फोरहेड यानी कि उसके माथे पे लिखा हुआ है। ये इनकी बुक में इन्होंने डिस्कस किया, लिखा हुआ है। पंडिता रमाबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडिता रमाबाई जो कि संस्कृत की एक बहुत बड़ी ज्ञाता थी, एक स्कॉलर थी। फिर उनका मानना था दैट हिंदुइज्म वाज ऑपरेसिव टुवर्ड्स वुमेन। अब ये क्या क्या बोलते हैं कि जो हिंदुइज्म है वह वुमेन्स के लिए बहुत ही ऑपरेसिव है। ऑपरेसिव यानी अत्याचारी या दमनकारी। ठीक है, हिंदू वुमेन ये बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो औरतों के साथ बहुत ज्यादा दमन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अत्याचार औरतों पे होता है। इन्होंने लिखा था, जो कि खुद एक क्या थी, ये थी पंडिता रामाबाई, इनका नाम था पंडिता रामाबाई। ठीक है, एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने एक बुक लिखा
इस पे अपर कास्ट हिंदू वुमेन की जो मिजरेबल लाइफ थी, जो उनकी दुर्दशा थी, उस पे इन्होंने बुक लिखा। अब इस चीज को समझना, यहाँ पे अपर कास्ट क्यों दिया है। एक्चुअली क्या होता था दोस्तों, हमने देखा था कि कुछ जैसे कि अपर कास्ट के लोग होते थे, उसके पास आते बात आते थे किसकी श्रेणी, जो होते थे वैश्य, उसके बाद आते थे शूद्र, उसके बाद जो कि क्लीनिंग व्लीनिंग करते थे। तो अपर कास्ट की वुमेन्स की यहाँ पे क्यों बात करी, स्पेशली अपर कास्ट क्यों मेंशन किया गया। देखो जो नॉर्मल कास्ट के मतलब लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनमें हस्बैंड तो मतलब अर्निंग करते ही थे, काम करते थे, औरतें भी जाके काम करती थी। अब जब औरतें काम करती थी तो वो मोर और लेस सेल्फ डिपेंडेंट होती थी, तो हस्बैंड या उसके उनके घर वाले कुछ उनपे नहीं ज्यादा बोलते, उनको बोलते नहीं थे, उनपे ज्यादा दबाव भी उनको प्रेशराइज नहीं करते थे। बट अपर कास्ट में क्या होता था, ये लोग मतलब पूरे एकदम मतलब पैसे वाले होते थे, संपन्न होते थे, तो ये ज्यादा बाउंडेशन लगाते थे औरतों पे। इसलिए यहाँ पे जो पंडिता रमाबाई जी हैं, इन्होंने अपर कास्ट की हिंदू वुमेन पे लिखा था उनकी दुर्दशा के बारे में। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड रिलेटिव। यहाँ पे हस्बैंड रिलेटिव की बात हुई। हस्बैंड रिलेटिव के बाद जो हस्बैंड के घर वाले यानी उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो भी होते हैं, यहाँ पे मतलब उसके लड़की के ससुराल वाले, ठीक है। तो इन्होंने क्या, पंडिता रमाबाई जी ने क्या किया, एक इन्होंने विधवा आश्रम बनवाया, विधवाओं के लिए पुणे में एक घर बनवाया, ताकि वहां पे उन विधवाओं को आश्रय दे सके, शेल्टर दे सके, जिन विधवाओं को उनके जिन विधवाओं को उनके ससुराल वाले जो है कि बैडली ट्रीट करते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि विडोज का तो हो गया था, मतलब सती प्रथा तो बंद हो गई थी, बट फिर भी जो समाज के लोग थे, जो सोसाइटी थी, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, बहुत ही बड़ा इनको भला बुरा कहती थी, बहुत बैडली ट्रीट करती थी। हियर वुमेन वर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। यहाँ पे वुमेन्स को इस प्रकार ट्रेन किया जाता था, कहाँ पे, जो विडोज होम इन्होंने बनवाया था, ताकि वो इकोनॉमिकली जो है अपने आप को सपोर्ट कर सके या इंडिपेंडेंट हो सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलाउड द ऑर्थोडॉक्स। नीडलेस टू से यानी कि इसका मतलब है जाहिर सी बात है, क्लियर सी बात है, यानी जाहिर सी बात है, इससे जो ऑर्थोडॉक्स थे उनको तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ गए होंगे। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के मैंने हिंदू नेशनलिस्ट फील दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वे। तो एग्जांपल के बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट का मानना था कि जो हिंदू वुमेन्स हैं वे वेस्टर्न वे जो अडॉप्ट कर रही हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं, एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर। इससे जो है हिंदू कल्चर होगा, वो जो हिंदू कल्चर है वो करप्ट होगा, एंड इरोड फैमिली वैल्यूज, और फैमिली वैल्यूज भी खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। यहाँ तक कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोग थे वे भी इन चेंजेस के इम्पैक्ट से काफी डरे हुए थे, काफी चिंतित थे। इम्पैक्ट यानी इसका प्रभाव क्या पड़ रहा था। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत, 19th सेंचुरी का अंत आते आते वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। वुमेन्स खुद भी जो है कि रिफॉर्म के लिए एक्टिवली वर्क कर रही थी। दे रोड बुक्स, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत किताबें लिखी, उन्होंने मैगजीन पब्लिश किया, यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल भी ओपन किए, ट्रेनिंग सेंटर ओपन किए, और यहाँ तक उन्होंने वुमेन्स एसोसिएशन भी बनाया। फ्रॉम फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी की शुरुआत से दे फाउंड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। फीमेल सफरेज का मतलब द राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन। तो उन्होंने क्या किया, और कि 20th सेंचुरी की शुरुआत से उन्होंने कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप बनाए, ताकि असेंबली में जो कि प्रेशराइज कर सके, किस लिए, ताकि जो औरतें हैं उनको पूरा वोट देने का, सारी औरतों को वोट देने का अधिकार मिले, और उनको बेटर हेल्थ केयर मिले और एजुकेशन मिले। यहाँ पे बेटर हेल्थ केयर क्यों दिया गया है कि पहले क्या होता था ना कि अभी आपको याद है, फैमिली में पहले होता था कि जो यानी कि जो लड़के होते थे उनकी हेल्थ को प्राइमरी दिया जाता था। मतलब अगर एक भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है, भाई की भी मतलब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, बहन की भी हेल्थ में प्रॉब्लम, नहीं दोनों की तबीयत खराब है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी केयर किया जाता था वो मेंस का यानी कि लड़के का किया जाता था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप बनाए, ताकि वुमेन्स को बेटर हेल्थ और वोट देने का अधिकार और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक लॉ बनाने के लिए प्रेशर डाल सके। सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द 1920s। उनमें से इनमें से बहुत सारे उन्हें 1920s के बाद से नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट जो है कि डिफरेंट टाइप के ज्वाइन कर लिए। इन द 20th सेंचुरी में लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। तो दोस्तों 20th सेंचुरी में क्या हुआ,
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने जो औरतों के लिए ग्रेटर इक्वलिटी और फ्रीडम का जो डिमांड था उसके लिए समर्थन दे दिया। नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मेन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो नेशनलिस्ट लीडर ने औरतों से प्रॉमिस किया कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी हमारी आजादी के बाद पूरे जितने भी मेंस हैं उनको और जितने भी वुमेन्स हैं सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। उन्होंने इनसे जो है कि अर्ज किया, इन्होंने इनसे प्रार्थना किया वुमेन से कि तब तक क्या करिए आप लोग जो है हमें कंसंट्रेट करिए यानी कि एंटी ब्रिटिश जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आजादी के बाद जो मेंस वुमेन्स सारे लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज यानी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लॉ। विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग ऑन दीज इश्यूज। देखो जैसे जैसे धीरे धीरे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता गया और इन इश्यूज पे जो लोग लिख रहे थे, द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ। जो मोमेंटम था रिफॉर्म के लिए यानी सुधार के लिए जो मोमेंटम था उसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया यानी वो और मजबूत हो गया। पीपल चैलेंज अनदर एस्टैब्लिश कस्टम। लोगों ने दूसरे एक एस्टैब्लिश कस्टम था उसको चैलेंज किया, जो कि कौन सा क्या कस्टम था? चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह। देयर वर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फाउट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। तो दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे इंडियन लेजिस्लेचर ऐसे थे जिन्होंने की चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, कानून बनाने के लिए स्ट्रगल किया। यानी कि चाइल्ड मैरिज पे बैन लगाने के लिए उन्होंने कि इसको बैन करने के लिए कोई कानून पास किया जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। इन 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड। तो दोस्तों फाइनली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में पास होता है, विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। तो इस जब ये एक्ट पास हुआ दोस्तों, इसमें ज्यादा कोई उतना डिबेट और स्ट्रगल नहीं हुआ था जितना कि पहले लॉज में हुआ था। यानी पहले जो जैसे कि एजुकेशन के लिए जब आया, जब सती प्रथा के लिए आया, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितना कि इसमें। उसमें जितना डिबेट और स्ट्रगल करना पड़ा था उतना इसमें नहीं हुआ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। तो जब ये 1920 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी एक मेन है यानी कि कोई एक आदमी अगर उसकी एज कम है कितने से 18 से कम है तो वो शादी उसकी नहीं हो सकती। ठीक है। यानी अगर 18 से नीचे है उसकी एज, 18 से कम है 18 ईयर से, उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर एक मैन है और एक वुमेन है उसकी अगर 16 से कम है उसकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ वो शादी नहीं कर सकती। सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज टू 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन। और बाद में इस जो एज लिमिट थी वो बढ़ा दी गई। वो मेंस के लिए 21 ईयर यानी कि जो पुरुष हैं वो 21 साल से कम में शादी नहीं कर सकते, जो वुमेन्स हैं वो 18 ईयर से कम में शादी नहीं कर सकती। ठीक है। बता कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। हमने वुमेन्स का देख लिया, वुमेन्स के साथ क्या क्या हुआ, यानी उनको एजुकेशन का एक्सेस मिल गया। फिर जो सती प्रथा थी वो बैन हो जाती है, फिर जो चाइल्ड मैरिज था वो बंद हो जाता है। अब देखते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज। तो दोस्तों जिन सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जो कास्ट इनइक्वालिटीज थी यानी जातिवाद जो था उसको भी वे क्रिटिसाइज किए थे। ठीक है। राम मोहन राय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो राम मोहन राय जी क्या थे? एक लिंग्विस्ट थे, यानी वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, एक ओल्ड बुद्धिस्ट ग्रंथ था, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया और लोगों को बताया कि यह जो टेक्स्ट है, इस जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें जो है कास्ट को लेके कास्ट को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है। यानी जाति के खिलाफ है। The प्रार्थना समाज adhere to the tradition of भक्ति that believed in spiritual equality of all caste। अधेर मतलब कि समर्थक। जो प्रार्थना समाज था वह भक्ति के ट्रेडिशन का समर्थक था। ठीक है। जिसमें कि सारी कास्ट की जो स्पिरिचुअल इक्वलिटी है उसको जोड़ दिया गया था। ठीक है। यानी कि जो प्रार्थना समाज था वो क्या था, वह भक्ति ऑफ ट्रेडिशन यानी कि भक्ति ट्रेडिशन का समर्थक था। भक्ति ट्रेडिशन यानी कि भक्ति ट्रेडिशन में सारी जो कास्ट हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनकी स्पिरिचुअल इक्वलिटी पे जो है कि जोर दिया गया है। ठीक है। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। तो बॉम्बे में परमहंस मंडली कब बनती है? उसकी स्थापना होती है 1840 में। परमहंस मंडली बनाई जाती है किस लिए? ताकि कास्ट को अबोलिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए।
Many of these reformers and members of reform association were people of upper caste। अब देखो, आखिर में अपर कास्ट तो सबसे ऊपर था, यानी कि ये लोग सबसे ऊंची जाति के होते थे, चाहते तो इनको कोई टेंशन नहीं होता है। बट जो रिफॉर्मर्स होते थे इनमें, और जो एसोसिएशन होता था, रिफॉर्म एसोसिएशन होता था, इनमें से बहुत सारे मेंबर वे खुद ही जो है कि अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे। ऑफन यहाँ तक इन सीक्रेट मीटिंग्स में दी रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच। यहाँ यहाँ तक कि ये जो रिफॉर्मर थे, कुछ सीक्रेट मीटिंग्स में इन्होंने क्या किया, जो कास्ट टैबूज थे, और जो कास्ट टैबूज किस पे, फूड पे और टच पे, उसको इन्होंने वायलेट कर दिया, उल्लंघन कर दिया। यानी कि जैसे कि आप कास्ट यानी कि जो फूड, सपोज कोई फूड हुआ, कि जैसे जो फूड, जैसे पहले ये था ना कि अगर कोई निचली कास्ट का कुछ जो खाना खा रहा है उसमें अपर कास्ट नहीं खा सकता, नहीं तो उसकी जाति जो है कि भंग हो जाती है। तो इन्होंने यानी कि जो खाना ये लोग खा रहे थे निचली कास्ट वाले, उसी में ये भी खाना खाए अपर कास्ट वाले, यह देखने के लिए कि सच में जो है कि हम अपवित्र हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जिनसे पहले ये होता था ना, हमने पढ़ा था कि पहले अगर कोई निचली कास्ट का जाता है मार्केट में, पब्लिक प्लेस में, तो एक लकड़ी का ठड्डा लेकर उसको बजाता हुआ जाता है ताकि उसको लोग टच ना करें और उनकी जो है पवित्रता ना जाए। और तो सीक्रेट मीटिंग्स में ये क्या करते थे, ऊंची जाति वाले की किसी निचली जाति के लोग बंदा है उसको जो गले लगा लेते थे। ठीक है, लोगों को यह बताना चाहते थे ये सब केवल एक ढकोसला है, यानी एक केवल रूढ़िवादी है, पहले का विचार है, लोग जो है झूठ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रीजुडिस इन देयर लाइफ, जो कास्ट का तैबूज या प्रीजुडिस था लोगों की लाइफ में, उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किया, पर कास्ट के लोगों ने, जो इस रिफॉर्म के मेंबर थे, जो कि इस कास्ट टैबूज को हटाना चाहते थे, जातिवादिता को हटाना चाहते थे, उन्होंने क्या क्या किया, तो उनका खाना खाया निचली कास्ट के लोगों का, उनको टच किया। यहाँ तक सपोज मंदिरों में उनको जाना, टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था, कि अगर टेम्पल्स में जाएंगे भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, चोरी छुपके उनको मंदिर में भी लेके गए, ये देखने के लिए क्या सच में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि टू वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच, यानी जो फूड पे और टच पे करने पे जो कास्ट टैबूज थी, लोगों का मानना था कि छोटी कास्ट के लोगों को आपको टच नहीं करना, उनके फूड को नहीं खाना, इनको उन्होंने वायलेट किया, उसका उल्लंघन किया, लोगों को यह बताने के लिए यह केवल एक मतलब कि गलत बात है। ठीक है, देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि कास्ट सोशल ऑर्डर, समाज में जो कास्ट सोशल ऑर्डर था उसका जो जो अन्यायपूर्ण चीजें थी उन पे जो है क्वेश्चन किए। ठीक है, यानी कि कई लोग ऐसे थे जो कि जो सोशल ऑर्डर, कास्ट सोशल ऑर्डर था, समाज में जो व्यवस्था था, इसमें जो अन्याय इनजस्टिस था उस पे जो है उन्होंने क्वेश्चन किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century के दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब क्या हुआ, 19th century के दौरान जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज हम जानते हैं कौन थे, जो कि अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, यानी आदिवासियों के लिए, और जो लोअर कास्ट के बच्चे होते थे उनके लिए स्कूल ओपन करना स्टार्ट कर दिया। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world। तो दोस्तों इस प्रकार इन चिल्ड्रन को चेंजिंग वर्ल्ड में, यानी बदलती दुनिया में अपना वे ढूंढने के लिए, अपना रास्ता ढूंढने के लिए जो है कि जो ये वे था, यानी रास्ता, जो रिसोर्सेज थे वे मिलने लगे। ठीक है, दी चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज, यानी कि ये जो बच्चे थे इनको कुछ रिसोर्सेज मिल गए कि अपनी ये जो वर्ल्ड जो चेंज हो रहा है, यानी जो बदलती दुनिया है, इसमें अपना एक खुद रास्ता जो है कि ढूंढ सके। एट द सेम टाइम उसी समय द पुअर बिगन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटी। तो सेम टाइम क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे वे गांव छोड़ रहे थे, क्यों, को शहरों में जो कि कुछ जो सिटीज थे, बड़े बड़े जो सिटीज ओपन हो रहे थे, वहां पे कुछ जॉब के लिए वे शहर शहर जा रहे थे, गांव छोड़ रहे थे। देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्री दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्युनिसिपलिटीज। तो जो म्युनिसिपलिटीज वाला जो एरिया था, जो सिटीज थी, उसमें कुछ फैक्ट्रीज ओपन हो रही थी, जहाँ पे भी उनको जिसमें कि जॉब आने की वैकेंसी आती है, यानी कि जॉब मिलने का चांस था। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर, जैसा कि चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था सिटीज के एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। अब केवल सिटी एक्सपेंड हो रही थी, फैक्ट्रीज ओपन हो रही थी, इसके बारे में केवल आप इतना सोचो कितना ज्यादा जो है कि लेबर का डिमांड बढ़ेगा, मजदूरों का डिमांड यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, ड्रेन्स हैड टू बी डग। देखो ड्रेन्स को डग करना था, नहीं खुदाई होनी थी ड्रेन्स की, रोड रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड मतलब बिल्डिंग बनाई जानी थी, एंड सिटीज क्लीन, और सिटीज भी क्लीन की जानी थी, यानी इन सब के लिए मजदूर का रिक्वायरमेंट तो था ही। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, डिगर्स, कैरियर्स
ब्रिकलेयर, सीवेज क्लीनर, स्वीपर, प्लैंकिन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। इसके लिए क्या किसकी किसकी रिक्वायरमेंट थी? कुली की रिक्वायरमेंट, डिगर्स की, कैरियर्स की, ब्रिकलेयर यानी जो ईंट को ढोते हैं, फिर सीवेज को क्लीन करने वालों की, स्वीपर्स की जो सफाई करते हैं, प्लैंकिन बियरर की, फिर उसके बाद रिक्शा जो खींचते हैं उनकी भी इसके लिए जरूरत थी। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? आखिर में ये लेबर जो थे वे कहाँ से आते हैं? द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, जो गरीब लोग थे, गांव के गरीब लोग, स्मॉल जो छोटे छोटे कस्बे होते थे वहाँ के जो गरीब लोग थे। मनी ऑफ देम फ्रॉम द लो कास्ट, उसमें से बहुत सारे लोग लो कास्ट से थे। बिगेन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर, वे सिटीज की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिए जहाँ पे लेबर का डिमांड आया हुआ था, नया डिमांड। ठीक है, सिटीज ओपन हो रही थी, फैक्ट्री आ रही थी, अब सिटीज को क्लीन करने के लिए, ड्रेन खोदने के लिए, फिर रोड बिछाने के लिए, हर जगह फिर रिक्शा चालक, हर मतलब आप समझ सकते हो जब सिटीज ओपन होती है कहीं पे एक सिटी डेवलप होती है कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट लेबर का होता है। तो ये जो छोटी कास्ट के लोग थे, जो पुअर फैमिली के लोग थे, लोग उधर ही भाग रहे थे ताकि वहां पे इनको रोजगार मिल सके और पैसे कमा सके और सरवाइव कर सके। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। तो कुछ इसमें से प्लांटेशन में काम करने के लिए चले गए, कहाँ पे? असम में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में और इंडोनेशिया में। वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज ऑफन वेरी हार्ड। देखो नए लोकेशन पे या नई जगह पे काम करना पाया क्या होता, बहुत ज्यादा कठिन होता था। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम द लो कास्ट saw दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। बट जो लो कास्ट के लोग होते थे और जो गरीब होते थे इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखते थे। क्यों? टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंडओनर एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलिएशन दे ऑफर्ड सफर्ड। तो दोस्तों होता क्या था कि जो लैंड ओनर होते थे, अपर कास्ट के लैंड ओनर होते थे, इनका बहुत ज्यादा दमन कर इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। किन पर? गरीब लोगों पर, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे। ठीक है, और इनका बहुत ज्यादा अपमान करते थे। इसलिए तो गरीबों और लो कास्ट के लोगों को यह गांव में अपर कास्ट लैंड ओनर द्वारा उनके जीवन पर जो ऑपरेसिव होल्ड था और डेली अपमान से छूट जाने का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, यानी एक मौके के रूप में इसको लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक कुली शिप 19 सेंचुरी की। दिस कुली शिप नेम जॉन एलन कैरिड मैनी इंडियन लेबरर्स टू मॉरिशस वेयर दे डिड अ वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ हार्ड लेबर। तो ये एक शिप है जिसका नाम है जॉन एलन, जो कि इन बहुत सारे इंडियन लेबर्स को ले जा रही है कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक है, देयर वर अदर जॉब्स टू, कुछ और भी काम थे। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आर्मी में भी लोगों की जरूरत पड़ रही थी। A number of Mahar people who were regarded as untouchable found jobs in Mahar regiment। तो दोस्तों देखो और भी बहुत सारे जॉब थे, जैसे कि आर्मी में भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए महार लोग जो होते हैं जिनको कि अनटचेबल रिगार्ड किया जाता है, जो कि अछूत माने जाते थे, उन्हें जो है महार रेजिमेंट में जॉब करने का मौका मिल गया। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के जो अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे, लीडर ऑफ दलित मूवमेंट। भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे? ये दलित मूवमेंट के लीडर थे। टॉट एट एन आर्मी स्कूल, उन्होंने एक आर्मी स्कूल में पढ़ाई किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दुबलास ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। ये दुबलास हैं, यानी कि दुबला समुदाय कम्युनिटी, यानी दुबला समुदाय के लोग हैं जो कि आम ले जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, दुबलास लेबर्ड फॉर अपर कास्ट लैंड ओनर। ये नॉर्मली अपर कास्ट के जो लैंड ओनर होते थे उनके लिए काम करते थे। उनकी जो खेत होती थी उनके उनके खेत को कल्टिवेटिंग करते थे एंड वर्किंग एट अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स एट द लैंड लॉर्ड्स हाउस। और उनके घर जो है कि तमाम छोटे बड़े जो भी ऑड वर्क्स होते थे वो करते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हु कुड प्रोड्यूस यू, यानी कि सू कौन प्रोड्यूस कर सकता है। लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स व्हिच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटेड। तो लेदर वर्कर्स को ट्रेडिशनली लोग निचली निगाह से देखते हैं क्योंकि वे डेड एनिमल से चमड़ा निकालते हैं, जो ऐसे एनिमल जिनको कि डर्टी और पॉल्यूटिंग माना जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार की टाइम हाउएवर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मी। तो दोस्तों पहले जो फर्स्ट विश्व युद्ध हो रहा था तब जो आर्मी के लिए शूज का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कास्ट prejudice against leather work meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes। तो जो कास्ट प्रेजुडिस की वजह से केवल जो लेदर वर्क जो मतलब कास्ट का सिस्टम था, यानी कि पहले मानते थे ना कि कुछ जो पर्टिकुलर कुछ काम होते हैं जो कि ऐसा मानते हैं, जैसे कि प्रेजुडिस क्या होता है, जैसे हम मान लें कि अभी पहले लोगों की मानसिकता थी वो में जो नर्स का काम होता है वो केवल लड़कियों के लिए बना है। ठीक है, ये क्या हुआ, एक कास्ट प्रेजुडिस हो गया। ठीक है, ये भी प्रेजुडिस हो गया। अब जैसे जो कास्ट प्रेजुडिस क्या था कि ऐसा माना जाता था कुछ एक पर्टिकुलर जो कास्ट है वही जो है कि
काम कर सकता है। कौन-सा काम? कि चमड़ा निकालने का एनिमल से। इसलिए अब जो लेदर के अगेंस्ट में कास्ट प्रेजुडिस था, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल लेदर वर्कर थे केवल वे और जो शू मेकर थे, केवल वही शू को बना सकते थे और उस आर्मी को सप्लाई कर सकते थे। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गिव इम्प्रेसिव प्रॉफिट्स। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इसका फ़ायदा क्या उठाया? इसके लिए उन्होंने हाई डिमांड किया, मतलब हाई प्राइस किया और उसका प्रॉफिट भी कमाया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 10 में, मदिगास मेकिंग शूज़ 19th सेंचुरी आंध्र प्रदेश का ये फ़ोटो है। मदिगास मेकिंग शूज़ यानी मदिगास कम्युनिटी के लोग हैं, मदिगास समुदाय के लोग हैं। मदिगास वर एन इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। तो आज का आंध्र प्रदेश का ये जो मदिगास कम्युनिटी था, वो बहुत ही एक अनटचेबल कास्ट है, इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट है। दे वर एक्सपर्ट एट क्लीनिंग हाइड्स, टैनिंग देम फॉर यूज़ एंड शेविंग सैंडल्स। तो दोस्तों ये मदिका जो जो समुदाय के लोग हैं, ये लोग नॉर्मली जो इनका क्या है, ये लोग फेमस है किस लिए? एक्सपर्ट होते हैं हाइड को क्लीन करने में, टैनिंग देम फॉर यूज, उसको टैनिंग करने के लिए, यानी कि जो चमड़ा तैयार करने के लिए, और जो सैंडल को सीने में काफी जो है कि ये लोग माहिर थे, एक्सपर्ट थे।